हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। क्वेश्चंस कर रहे हो तो ही फिजिक्स सीख रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग करें, ठीक है। उससे आपको असली फील आएगी फिजिक्स की कि फिजिक्स वास्तव में क्या है। जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, क्वेश्चंस करने से क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को आप लोग प्यार से एसी भी बोलते हो। तो और कौन सी करंट होती है? इसके अलावा भी कोई करंट होती है क्या? होती है ना। कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट, जिसको कि आप डीसी बोलते हो। क्या फर्क है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में? तो लिखेंगे अपन कि डायरेक्ट करंट क्या है, जिसको कि अपन डीसी बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जिसको अपन एसी बोलते हैं। जो करंट किसी वायर में अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, वायर यानी कि ये रहा वायर, इस वायर में करंट दो तरीके से फ्लो कर सकती है, या तो लेफ्ट में जा सकती है या राइट में आ सकती है, बस। और तो कोई कारण नहीं, और कोई तरीका नहीं। इस वायर में करंट या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ आएगी, दो ही तरीके हैं, लेकिन वो कोई एक तरीका फॉलो करती है। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को डायरेक्ट करंट बोला जाता है। द करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। दो तरह की होगी, एक होती है कांस्टेंट डीसी, एक होती है वेरिएबल डीसी। कांस्टेंट डीसी और एक होगी वेरिएबल डीसी। कांस्टेंट डीसी का मतलब क्या? जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। वेरिएबल डीसी का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा। जैसे वाई एक्सिस पे करंट लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, तो करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ये तो करंट कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कांस्टेंट डीसी। लेकिन ये टाइम, ये करंट, ध्यान से देखना, ये देखो, ये करंट कैसी है? केवल पॉजिटिव। देखो ऊपर की तरफ है करंट पॉजिटिव, नीचे की तरफ है करंट नेगेटिव। यानी कि इधर जाने वाली करंट को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इधर जाने वाली करंट को नेगेटिव मान लिया, तो करंट इधर जा ही नहीं रही है। इधर जाती तो नेगेटिव में ग्राफ बनता, केवल इसी डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रही है। यानी कि करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम से कम होकर के जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डीसी। और वेरिएबल डीसी बहुत तरीके की हो सकती है, ऐसी हो जरूरी नहीं है, और भी कोई तरीके हो सकते हैं। करंट, टाइम, ये करंट देखो, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसमें भी बढ़ और घट रही थी, लेकिन इसमें लीनियरली बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। आई और टी का कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसमें आई और टी का ग्राफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं। तो दिस इज कांस्टेंट डीसी, दीज बोथ आर वेरिएबल डीसी। तो जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट पे बहुत सारी डिवाइस चलती है अपने घर के अंदर। मोबाइल का जो चार्जर है वो डायरेक्ट करंट पे चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डीसी डायरेक्ट करंट को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे अब आते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट पे। तो इसका उल्टा जो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। अब ये पीरियोडिकली चेंज करती है, इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद डायरेक्शन चेंज की, फिर अगली बार 10 मिनट बाद कर रही है, फिर 12 मिनट बाद कर रही है, फिर 15 मिनट बाद, ऐसा नहीं। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे लेफ्ट में जा रही थी, 1 मिनट बाद राइट में आई, तो राइट में फिर 1 मिनट ही चलेगी, 1 मिनट राइट में चलने के बाद में फिर 1 मिनट बाद लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में 1 मिनट चलेगी। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, अपनी इच्छा से कभी भी चेंज नहीं करेगी। वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगी। अल्टरनेटिंग करंट कौन होगी? पीरियोडिकली डायरेक्शन को चेंज करेगी एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एसी। ये भी दो तरह की होती है, कांस्टेंट एसी और वेरिएबल एसी। यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड में नॉट कांस्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है, दोनों ही बातें पॉसिबल है। जैसे कांस्टेंट डीसी और वेरिएबल डीसी होता है,
जैसे कांस्टेंट एसी और वेरिएबल एसी भी होता है, जैसे करंट और टाइम, ये 2 एम्पियर है माना कि, तो देखो पहले वायर में इस तरफ करंट जा रही है 2 एम्पियर, तो ये हो गई 2 एम्पियर। अब वायर में इधर करंट आ रही है, पहले तो राइट में जा रही थी, अब लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट में जा रही है यानी कि नेगेटिव, तो अब करंट 2 एम्पियर तो है लेकिन वो -2 एम्पियर है। फिर वापस थोड़ी देर बाद इस तरफ जा रही है +2 एम्पियर, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव में जा रही है -2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब करंट तो नेगेटिव नहीं है, करंट तो पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि एक बार करंट इस तरफ जा रही है, एक बार करंट इस तरफ जा रही है, तो वो जो इधर जाने वाली करंट है उसको नेगेटिव से ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव से ड्रॉ किया तो ग्राफ के अंदर 4th क्वाड्रेंट में बनाना पड़ा। दिस इज कांस्टेंट एसी, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना। कांस्टेंट एसी का मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। फिर आते हैं वेरिएबल एसी पे। वेरिएबल एसी का मतलब पहले ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ फिर कम हो रहा है। अब उल्टी डायरेक्शन में, ये उल्टी डायरेक्शन में, फिर वापस सीधी डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में, इस तरीके से। और ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ होता है, इसलिए इसको बोला जाता है साइन वेव एसी। साइन वेव एसी, साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी अल्टरनेटिंग करंट जो साइन को फॉलो करती है। ठीक है, एक और बनाते हैं अपन, करंट टाइम। ये देखो ट्राइंगल की शेप में बन रही है, इसको बोला जाता है ट्राइंगुलर वेव एसी। ट्राइंगुलर वेव एसी, ट्राइंगुलर वेव एसी करंट। इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट। ये स्क्वायर जैसा बन रहा है, देखो ये स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर वेव एसी करंट। 3 तरह की है, और भी बहुत तरह की हो सकती है। कुल मिलाकर के मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स इंटरवल पे चेंज होगी। देखो पहले माना कि 2 सेकंड तक पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव भी बेटा 2 सेकंड ही रहेगी, फिर 2 सेकंड पॉजिटिव, फिर 2 सेकंड नेगेटिव। जितने टाइम में पॉजिटिव रहेगी उतने टाइम में नेगेटिव। आपके घर पे कभी अगर आप इन्वर्टर लाए हो, तो जब इन्वर्टर खरीदते हैं तो दुकान वाला समझाता है कि सर साइन वेव इन्वर्टर दें कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर दें। तो साइन वेव इन्वर्टर का मतलब क्या होगा? ऐसा इन्वर्टर जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में क्या होगा? जिसके अंदर केवल करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अपने लिए अच्छा कौन सा है? ये चैप्टर जब खत्म होने लगेगा तो पता चलेगा कि साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट अच्छी है कि स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट अच्छी है। ठीक है ना, ये चीज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, डेली लाइफ में काम आने वाली बात है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखें। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट लिखा हुआ है, इसको नोट करिए। जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी वो डीसी, जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगी वो एसी। करिए इसको नोट। तो अभी अपन ने डीसी और डीसी के टाइप, एसी और एसी के टाइप अपन ने देखे। इस चैप्टर में अपन एसी पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें से भी साइन वेव एसी पढ़ने वाले हैं। साइन वेव को साइनोसॉइडल एसी भी बोला जाता है। ठीक है, साइनोसॉइडल यानी कि जो साइन वेव को फॉलो करती है, साइन के ग्राफ को फॉलो करती है। तो अपन इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वो ट्राइंगुलर, स्क्वायर सब तरह की नहीं पढ़ रहे हैं, अपन केवल साइन वेव को ही फॉलो करने वाली करंट को पढ़ रहे हैं, जिसको कि हाउस होल्ड करंट भी बोला जाता है। हाउस होल्ड करंट, हाउस होल्ड करंट का मतलब क्या होता है? घर में आने वाली करंट। इंडिया के अंदर घर में जो करंट सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट है। कौन सी वाली अल्टरनेटिंग करंट है? साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट है। तो अपन हाउस होल्ड करंट की स्टडी करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट साइन वेव वाली। तो 6th चैप्टर मैंने जिस लाइन पे खत्म किया था उसी लाइन से 7th चैप्टर शुरू होता है। तो 6th चैप्टर का जो लास्ट वीडियो था, 6th चैप्टर की जो लास्ट लाइन थी वो क्या थी? I = I0 sin ओमेगा टी या E = E0 sin ओमेगा टी। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। जब एक कोयल मैग्नेट के बीच में घूमती है तो EMF इंड्यूस्ड होता है। EMF कितना इंड्यूस्ड होता है? E = E0 sin ओमेगा टी। और इस EMF से इंड्यूस्ड करंट आती है I = I0 sin ओमेगा टी। तो ये इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है ना, तो इसमें अब कौन कौन सी चीज क्या क्या है? 4 तरह की करंट अपन को यूज करनी पड़ेगी, यानी कि 4 तरह के EMF अपने को यूज करने पड़ेंगे। करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो बताओ 9 बजे कितनी थी, 9:01 पे कितनी थी, 9:02 पे कितनी थी, 9:03 पे कितनी थी। तो हर जगह पर अलग अलग वैल्यू आएगी। किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू बताना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज आई। ये जो आई है ये इंस्टेंटेनियस करंट है। टी की वैल्यू लिखो, टी की अलग अलग वैल्यू लिखो, आपको करंट की अलग अलग वैल्यू पता चलेगी। दैट आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। सिमिलरली ई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस EMF। I0, व्हाट इज I0? जब साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है,
तो जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट इज आई नॉट. आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट. सिमिलरली ई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. अब जब करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कभी 4 5 6 7 8 वापस 5 6 7 4 ऐसा, तो करंट की वैल्यू जब बार बार चेंज हो रही है तो उसको एवरेज अपन निकाल सकते हैं. तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो उसको आई एवरेज यानी कि एवरेज करंट बोला जाएगा. ये सिंबल है आई एवरेज लिखने के. सिमिलरली वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, वोल्टेज का भी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज होगा. एक होती है इफेक्टिव वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर नेगेटिव में, नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 0, बार बार चेंज हो रही है. तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? चेंज तो हो रही है लेकिन उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? उस इफेक्टिव वैल्यू को बोला जाता है आई आर एम एस. आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, और इट इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर ई एम एफ इज कॉल्ड ई आर एम एस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. तो ये 4 तरह के वोल्टेज, 4 तरह की करंट. कुछ चीजें होगी जो ई एम एफ इन दोनों में सेम ही होगी. ओमेगा, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो. किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? किस चीज की? 2 मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में कोइल है, कोइल रोटेट हो रही है. तो कोइल रोटेट हो रही है ना, किस एंगुलर वेलोसिटी से कोइल रोटेट हो रही है? दैट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोइल. हालांकि वो साइन के अंदर भी आ रहा है, ये साइन का जो ओमेगा है वही. और टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ करंट या वोल्टेज. वोल्टेज की बात कर रहे हो तो वोल्टेज का टाइम पीरियड, और करंट की बात कर रहे हो तो करंट का. और फ्रीक्वेंसी सबको पता है. ये तो क्या रिलेशन है इन तीनों में आपस में? टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा. तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी कि ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ, या ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी. तो ओमेगा टी और ओमेगा एफ के अंदर रिलेशन, या एफ ओमेगा के अंदर भी रिलेशन. एफ और टी का तो सबको पता ही है, एफ इक्वल्स टू 1 बाई टी. तो ये आपस में रिलेशन है. ये काम की चीज़ें हैं, सब काम आएगी. ये ओमेगा की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ये सब काम आने वाली है. ठीक है ना. अब अपने को इस चैप्टर में अभी न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे तो पूछा जाएगा कि बताओ एवरेज करंट कितनी है. तो सबको पता है ओम्स लॉ से करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. कैलकुलेट 4 तरह की करंट है, कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ध्यान से देख लो. आपको पूछा जाए कि बताओ इंस्टेंटेनियस करंट, जैसी करंट पूछेंगे वैसा ईएमएफ लेना पड़ेगा. आपको पूछे बताओ इंस्टेंटेनियस करंट कितनी है, तो करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. बताओ मैक्सिमम करंट कितनी है, तो मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. फिर आपको पूछे एवरेज करंट कितनी है, एवरेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. और आपको पूछा जाए आरएमएस करंट कितनी है, तो आरएमएस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. जैसी करंट वैसा ईएमएफ, जैसी करंट वैसा ईएमएफ, जैसी करंट वैसा ईएमएफ. ये ध्यान रखना है. ठीक है ना. आसान है. रेजिस्टेंस तो सबके अंदर सेम ही होगा, जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो सबके लिए सेम होगा. करिए इन सब चीज़ों को भी नोट. अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोला है ना, इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं. वो करंट के अंदर भी जो आई नोट था वो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऐसा बोला जाए. एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो भी बोल सकते हैं. इसको ध्यान रखें, है ना. एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ. एवरेज किसका निकालते हैं? कांस्टेंट का तो कभी एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. कांस्टेंट का क्या एवरेज निकालना, वो तो है ही फिक्स. जो चीज़ बार बार वेरी करती है, बार बार चेंज होती है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है. तो करंट वेरी कर रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका ग्राफ सबको पता होना चाहिए. टाइम, करंट, साइन को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? आई नोट से. तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 को आई नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा आई नोट. ठीक है. तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा. ठीक है ना. पता ही है वैसे सबको. दिस इज आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, टी के साथ में. जब साइन का एक साइकिल पूरा हो जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है? टी. टाइम टेकन बाई 1 कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एक और साइकिल पूरा होगा, इस टाइम को बोला जाएगा 2t. एक और साइकिल पूरा होगा, उस टाइम को बोला जाएगा 3t. ऐसा. ठीक है. एक साइकिल का आधा साइकिल जब पूरा होगा तो उसको बोला जाएगा t/2 टाइम. आधे का भी आधा पूरा होगा तो t/4.
इसको बोला जाएगा 3t/4। तो जो काम एक साइकिल में होगा वो सारे साइकिल में होगा, इसलिए सबको देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक साइकिल की स्टडी अपन करते हैं। अरे भाई यही चीज़ तो बार बार रिपीट हो रही है, पीरियोडिक मोशन है, फिर रिपीटेटरी मोशन है, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। एक साइकिल की स्टडी कर लो, वो सबके लिए वैलिड होगी। ये तो एक टाइम पीरियड का ग्राफ हो गया। अब देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते हो गई मैक्सिमम, फिर घट रही है, घटते घटते हो गई 0। अब ये घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। ये वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव क्यों है? कोई मतलब नहीं है नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही है, उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम -I0, फिर उल्टी डायरेक्शन में कम हो रही है, कम होते होते 0, फिर वापस यही काम होगा। तो बार बार जब वैल्यू चेंज हो रही है तो इसकी अपने को निकालनी पड़ेगी एवरेज वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? एवरेज वैल्यू। अपने को ये पूछा गया कि बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, तो क्या बताई जाए? करंट की वैल्यू को क्या बताया जाए? आप करंट की वैल्यू क्या बता सकते हो? 0 तो बता नहीं सकते, क्योंकि 0 तो केवल 2 बार है। 1 एम्पियर नहीं बता सकते, 1 एम्पियर भी 2 बार है या 4 बार है, -1 को भी मानो तो हर बार अलग अलग वैल्यू है। तो क्या बताई जाए? तो एवरेज वैल्यू बता दी जाए। तो देखते हैं कि एवरेज वैल्यू वास्तव में इसकी इफेक्टिव वैल्यू है कि नहीं है, वो अपन देखते हैं। तो एवरेज करंट होती क्या है? देखो सबसे पहले तो करंट बराबर क्या होगा? एवरेज करंट विल बी टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। एक साइकिल के लिए बात कर रहे हैं अपन, जैसा काम एक साइकिल में होगा वैसा दूसरे में होगा, वैसा तीसरे में होगा। तो जो एक साइकिल की एवरेज करंट होगी वो सभी साइकिल के लिए, वो पूरी करंट के लिए होगी। और एवरेज करंट क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो इस एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो माना कि Q चार्ज फ्लो हुआ। एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगा होगा? T टाइम लगा होगा। तो I एवरेज इक्वल्स टू Q/T। लेकिन अब Q कहाँ से आएगा? टोटल चार्ज आएगा कहाँ से? तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट वो क्या होगी? I बराबर dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। A very small charge flown through wire in very small time interval t dt। तो एक बहुत छोटे से टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? dq। तो पूरे टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो होगा q, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो dq का इंटीग्रेशन करोगे तो q आ जाएगा। और dq है क्या बेटा? dq है I dt। तो टोटल चार्ज इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो अपने को एवरेज करंट निकालने का पता चल गया। एवरेज करंट क्या होता है? Q/T, लेकिन Q इटसेल्फ इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइड बाई T। और टोटल टाइम कैसे आता है? टोटल चार्ज कैसे आया? एक छोटे से चार्ज का इंटीग्रेशन करने से टोटल चार्ज आया। तो टोटल टाइम कैसे आएगा? छोटे टाइम का इंटीग्रेशन करने से टाइम आ जाएगा। दिस इज I एवरेज। दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। जो भी करंट की वैल्यू है, ये रही करंट की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाई टाइम का इंटीग्रेशन। किसके लिए? आप हो सकता है कि एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए निकालो, तो कंप्लीट साइकिल के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप आधे साइकिल के लिए निकालो। तो अपन एक बार फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, एक बार हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, ये दोनों अपन निकाल करके देखेंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितनी आएगी? स्टार पॉइंट बना करके पहले ही देख लो। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और EMF फॉर वन कंप्लीट साइकिल, बताओ। I एवरेज और E एवरेज इज इक्वल्स टू कितना होगा? एक जने के पास में 10 रुपए है, दूसरे जने के पास में -10 रुपए है। एवरेज कितना हुआ? 10 - 10 डिवाइड बाई 2, 0। जितना पॉजिटिव, देखो करंट की वैल्यू जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो I एवरेज और E एवरेज कितना मिलेगा? 0। लेकिन किसके लिए है? यहां देखना, ये लिखा हुआ है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल के लिए जितनी बार करंट पॉजिटिव है उतनी बार नेगेटिव है। जैसे अगर 1 एम्पियर है तो -1 एम्पियर भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है, 4 है तो -4 भी है, फिर 3 है तो -3, फिर 2 है तो -2, 1 है तो -1। हर वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल है। डिवाइड बाई टाइम करोगे 0 आ जाएगा। तो सबको जब जोड़ोगे तो 0 आएगा,
जीरो आएगा, यानी कि एवरेज वैल्यू जीरो है। अब करंट की एवरेज वैल्यू जीरो, कौन सी करंट की? अल्टरनेटिंग करंट की। इसका मतलब मजा आ गया, करंट की एवरेज वैल्यू जीरो, यानी कि करंट का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल करके देखा, एक वायर है, इस वायर में कुछ देर के लिए करंट इधर फ्लो हुई, फिर कुछ देर के लिए करंट इधर फ्लो हुई, तो 10 एम्पियर इधर फ्लो हुई, 10 एम्पियर इधर फ्लो हुई, 10 माइनस 10 बराबर जीरो, खत्म। कोई मतलब ही नहीं रहा उस करंट का, अपने को उस करंट से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। जितनी करंट इस तरफ फ्लो हुई उतनी करंट इस तरफ फ्लो हो गई, प्लस माइनस बराबर जीरो हो गया। तो क्या किया मैंने, अल्टरनेटिंग करंट वाले एक वायर को मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, एक वायर उधर से आ रहा है, मेरे हाथ में रख लिया, इधर तरफ इस तरफ जो वायर जा रहा था उसको मैंने हाथ में रख लिया। अब जो करंट पास होगी वो मेरी बॉडी से पास होगी, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया कि मेरे को पता है एवरेज वैल्यू जीरो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बॉडी में से इस तरफ करंट फ्लो होगी 10 एम्पियर, लेकिन वापस इस तरफ करंट फ्लो होगी 10 एम्पियर, 10 माइनस 10 जीरो, एवरेज करंट जीरो, यानी कि मेरी बॉडी से जीरो करंट फ्लो होगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो जब आप खड़े होकर देखोगे तो 10 एम्पियर इस तरफ फ्लो होगी तो झटका लगेगा, जब 10 एम्पियर इस तरफ फ्लो होगी तो और झटका लगेगा। यानी कि वो जो माइनस 10 एम्पियर है वो एक्चुअली माइनस नहीं है, वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जीरो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इफेक्ट उसका जीरो नहीं है। करंट की एवरेज वैल्यू भले ही जीरो आ रही है, लेकिन करंट का इफेक्ट जीरो नहीं है। ठीक है, इसको अपन निकाल के देखते हैं, इसको अपन प्रूव करेंगे कि एवरेज करंट जीरो कैसे आई है। तो एसी की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल यानी कि टाइम कितना, लिमिट किसकी लगती है? टाइम की ना। तो डी जिसके आगे लग रहा है टाइम, तो एक कंप्लीट साइकिल का टाइम होता है 0 से टी, एक कंप्लीट साइकिल का टाइम होता है 0 से टी। तो आई एवरेज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू रख दो पहले तो इसमें, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी 0 से टी। बताओ डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? जब अकेला डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, लिमिट लग जाएगी 0 से टी। आई एवरेज इक्वल्स टू, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, आई नोट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका करोगे? साइन ओमेगा टी का, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, 0 से टी। टी के ऊपर अपर लिमिट रखोगे कैपिटल टी माइनस 0, तो ये हो जाएगा टी, ये बाहर निकाल लिया। बोलो बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लेकिन इसके अंदर थीटा में क्या है? ओमेगा टी, वेरिएबल टी है, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट ओमेगा मल्टीप्लाई है, तो ओमेगा से करना पड़ेगा डिवाइड, तो ओमेगा को मैंने निकाल दिया बाहर। ये होता है ना इंटीग्रेशन ऐसे, और लिमिट लगेगी 0 से टी। तो टी की जगह एक बार अपर लिमिट, टी की जगह एक बार लोअर लिमिट। तो आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट, ये ओमेगा टी बाहर आ गया, ये माइनस को भी यहाँ ले लिया, तो कॉस ओमेगा टी की जगह रखा मैंने टी माइनस कॉस 0, ये लिख दिया। अब सबको पता है टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई बाई ओमेगा। तो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। टी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा टी। कॉस 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, जो वैल्यू 0 पे होती है वही 360 डिग्री पे होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो आई एवरेज 0। अब अपने को पता है ई बराबर क्या होता है? ई नोट साइन ओमेगा टी। तो जैसे आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाला है, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालोगे तो ई एवरेज भी कितना मिलेगा? 0। लेकिन किसके लिए 0 मिलेगा? फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की इफेक्टिव वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू 0 है, लेकिन जब इफेक्ट देखा तो इफेक्ट तो 0 नहीं है। एक पूरे कंप्लीट साइकिल तक, एक कंप्लीट साइकिल तक अपन ने करंट को अपनी बॉडी से पास कराया तो 0 इफेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट हुआ है। यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज नॉट इफेक्टिव वैल्यू, इसलिए ये पॉपुलर नहीं है। 1 कंप्लीट साइकिल की जो करंट है एवरेज करंट, वो इसलिए पॉपुलर नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं? अपन हाफ साइकिल के निकाल के देखते हैं। अब अपन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हाफ साइकिल के लिए निकाल के देखते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली, तो ये था अपना एक कंप्लीट साइकिल। तो 1 कंप्लीट साइकिल में इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला करके 0 हो गया, लेकिन इफेक्ट 0 नहीं हुआ। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, ये नेगेटिव है नहीं, केवल डायरेक्शन ही तो चेंज है, तो ये नेगेटिव नहीं है। जैसा काम इस हाफ साइकिल में हो रहा है
बिल्कुल वैसा ही काम इस हाफ साइकिल में भी होगा। इसका इफेक्ट इसका ऑपोजिट नहीं है। जैसा इफेक्ट इस साइकिल का है वैसा ही इस साइकिल का भी है, केवल डायरेक्शन अलग है। तो क्या करूं मैं क्या करता हूं, हाफ साइकिल, इस दूसरी वाली हाफ साइकिल को बिल्कुल इसके जैसा मान लिया, यानी कि जो काम पहली हाफ साइकिल में होगा वही दूसरी हाफ साइकिल में होगा, वही तीसरी में, वही चौथी में, वही पांचवी में, वही छठी में, यही होता जाएगा। तो अब मैं एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकाल के देखता हूं। तो पूरी साइकिल का टाइम टी होता है, हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है, t/2। यानी कि अब आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से t/2, तो 0 से t/2। वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए, आप कर सकते हैं आराम से, पूरी प्रोसेस अभी बताइए। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0 से t/2, आई की वैल्यू लिखूंगा मैं I0 sin ओमेगा टी इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट लगेगी 0 से t/2। आई एवरेज, ये I0 को मैंने निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन करूंगा मैं sin ओमेगा टी का dt के रेस्पेक्ट में 0 से t/2 तक। t के लिए लिमिट रखोगे t/2 माइनस 0, तो t/2 ही बचेगा, तो t यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2I0/t। आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/t। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस ओमेगा टी, 0 से t/2। तो एक बार, अच्छा एक ओमेगा भी आएगा नीचे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, और ये ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। टी की जगह रखोगे t/2, फिर टी की जगह रखोगे 0, ओमेगा को तो बाहर ले लो। आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/ओमेगा टी। तो 2I0/t पहले था, ओमेगा को बाहर ले लिया, माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस, फिर एक माइनस पहले से है, माइनस कॉस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो t/2 रखा, 0 रखा, करते जाओ सोल्व। 2I0/ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा/2, और t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/ओमेगा टी माइनस कॉस, ये सब कैंसिल होकर के पाई बचा, cos पाई का मतलब cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है बेटा, cos 180 डिग्री होता है -1, cos 180 डिग्री -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 हो गया 2। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 × I/ओमेगा। इस t की वैल्यू भी रखो 2π/t, 2π/ओमेगा। इस t की वैल्यू को रखा मैंने 2π/ओमेगा, और 1 + 1 हो गया 2। अब देखो इसको ध्यान से, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ये I0 है, 2 से 2 कैंसल, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/π। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2I0/π की वैल्यू सबको पता है 3.14। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना होता है, E0 sin ओमेगा टी, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी 2E0/π, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है ना, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, E बराबर E0 sin ओमेगा टी। तो करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए ये, तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 2E0/π। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको जब सोल्व करते हो तो आई एवरेज मैक्सिमम करंट का 0.637 टाइम आता है, 0.637, यानी कि आई एवरेज इज इक्वल्स टू 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का 63.7% एवरेज करंट होता है। इसी तरीके से एवरेज ईएमएफ कितना होगा, 0.637 टाइम्स मैक्सिमम ईएमएफ, या 63.7% ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ, 63.7% ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, तो ये आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू है। पूरे साइकिल की कितनी थी, 0, ये आधे साइकिल की है। जब करंट की इफेक्टिव वैल्यू देखी, इफेक्ट देखा, तो ये वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। उस अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्ट, अल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल तो कुछ इफेक्ट हो रहा होगा, कभी 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, उसका ओवरऑल इफेक्ट इस इफेक्ट के बराबर नहीं आता है। यानी कि कंप्लीट साइकिल की एवरेज करंट 0, लेकिन इफेक्ट 0 नहीं है। हाफ साइकिल की एवरेज करंट 63.7 ऑफ मैक्सिमम, लेकिन इफेक्ट इतना नहीं है। यानी कि एवरेज वैल्यू ना तो फुल साइकिल वाली काम आएगी, ना एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल वाली काम आएगी।
लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए अपने को डेरिवेशन आना चाहिए, वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। अब अपन आते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS, फिर सिमिलरली अपन ERMS वोल्टेज का भी लिख देंगे। डेरिवेशन एक का करेंगे, दूसरा अपने आप लिख लेंगे। तो पहले तो कैलकुलेट करते हैं, मतलब फिर बाद में जब वैल्यू आ जाएगी तब समझेंगे। रूट मीन स्क्वायर करंट, ऐसे पीछे से पढ़ना शुरू करो। आपको क्या चीज निकालनी है? आपको RMS वैल्यू निकालनी है। किसकी? करंट की। करंट का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। स्क्वायर का क्या लोगे? एवरेज लोगे। मीन का मतलब एवरेज, और फिर एवरेज निकल जाएगा, उसके बाद में क्या कर दोगे? अंडर रूट कर दोगे। समझ में आया? सिमिलरली अगर आप वोल्टेज का ERMS निकालोगे तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? उल्टा पढ़ना शुरू करो। वोल्टेज, वोल्टेज का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के बाद में क्या करोगे? एवरेज करोगे, और एवरेज निकलने के बाद में क्या करोगे? अंडर रूट करोगे। दिस इज कॉल्ड IRMS। ठीक है, तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, मतलब सब बाद में समझेंगे कैलकुलेट करने के बाद में। तो अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दिया। एवरेज निकालना है I स्क्वायर का। तो करंट का एवरेज क्या था बेटा? I dt अपॉन dt, ये करंट का एवरेज था। तो करंट के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? करंट के स्क्वायर का फिर एवरेज क्या होगा? वो होगा I स्क्वायर dt अपॉन dt। अगर आपको करंट का एवरेज निकालना है तो करंट का इंटीग्रेशन करो, स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में। यही तो करेंगे। तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt डिवाइड बाई dt। ये हो गया करंट का स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे, लेकिन ये किसके लिए निकालना है? फॉर वन कंप्लीट साइकिल। RMS वैल्यू निकालनी है पूरी साइकिल के लिए, 0 से t, 0 से t। ठीक है, चलो देखो, IRMS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर क्या होगा? I नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, 0 से t तक। dt का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t, लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल T, तो ये तो t हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे इसको। IRMS इज इक्वल्स टू I नोट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया तो I नोट स्क्वायर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करोगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? dt के रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक करोगे? 0 से t तक। और ये t की जगह कैपिटल T रखा तो कैपिटल T माइनस 0 वो हो जाएगा कैपिटल T, यानी कि I नोट स्क्वायर बाई टी, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आपको केवल इसका करना है। साइन का स्क्वायर लग रहा है, एज इट इज इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। स्क्वायर है ना, तो सिंगल पावर में कन्वर्ट किया, सिंगल पावर में कन्वर्ट किया तो एंगल डबल हो गया, लेकिन अपने पास एंगल थीटा की जगह क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का डबल करना है, यानी कि ओमेगा टी का डबल करना है, तो 2 ओमेगा टी बाई 2। जो भी थीटा था उसके आगे 2 लग गया, तो थीटा ओमेगा टी है तो इसके आगे 2 लग गया। ये मैंने 11th क्लास में करवाया है, जब अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी 11th में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके अंदर करवाया था। इसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे अपन, तो IRMS इज इक्वल्स टू, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा दिया, I नोट स्क्वायर बाई टी, इंटीग्रेशन से बाहर है। इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में 0 से कैपिटल T तक। ठीक है, फिर से अंडर रूट I नोट स्क्वायर बाई टी, 1/2 को अलग कर देता हूं मैं, 1/2 का इंटीग्रेशन करूंगा पहले मैं dt के रेस्पेक्ट, 1/2 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में 0 से t तक, फिर माइनस का साइन, फिर cos 2 ओमेगा टी बाई 2, cos 2 ओमेगा टी बाई 2 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में 0 से t तक। इंटीग्रेशन को प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये ब्रैकेट बंद करो। फिर IRMS इज इक्वल्स टू I नोट स्क्वायर बाई टी, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, फिर क्या बचा? केवल dt का इंटीग्रेशन कितना होता है? t, यहाँ किया ना सब जगह, dt का इंटीग्रेशन t, और t की लिमिट क्या लगेगी? 0 से कैपिटल T माइनस
यहाँ भी क्या कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, लेकिन 2 डिनोमिनेटर में है तो 1/2 तो बेटा कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दिया। इंटीग्रेशन किसका करना है, cos थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, लेकिन cos थीटा का होता है प्लस साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या है 2 ओमेगा टी, ये cos के आगे जो पूरा लग रहा है वो सब थीटा है, तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई cos थीटा में वेरिएबल तो t है केवल, वेरिएबल के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट 2 ओमेगा, तो जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होता है उससे करते हैं डिवाइड, और लिमिट क्या लगेगी 0 से t, फिर ये ब्रैकेट होगा बंद अंडर रूट के अंदर। ठीक है, करो इसको सोल्व आगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका है। आई नॉट स्क्वायर बाई टी ब्रैकेट में 1/2, टी की जगह कैपिटल टी रखा, फिर टी की जगह 0 रखा, तो टी माइनस 0 तो खुद ही टी हो जाएगा, तो ये हो गया टी इंटू 1/2 यानी कि t/2 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो 1/4 ओमेगा तो आइए बाहर। टी की जगह कैपिटल टी रखो तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, माइनस टी की जगह 0 रखो तो साइन 0, ये पूरा ब्रैकेट बंद। टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा, तो उसको यहाँ रखूंगा मैं, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई टी बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ये हो गया साइन 4 पाई। उसको यहां सोल्व करते हैं आगे, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाई टी बाई 2 माइनस साइन 0 वाली वैल्यू रिपीट होगी 2 पाई पे, 2 पाई वाली वैल्यू रिपीट होगी 4 पाई पे, 6 पाई 8 पाई, तो साइन 0 साइन 2 पाई साइन 4 पाई, तो ये देखो साइन 4 पाई हो रहा है, 0 ही होगा, तो 0 माइनस 0 है तो ये पूरा ही खत्म हो गया, तो t/2 बचा केवल, t से t कैंसल, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली, अच्छा इसको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखो तो 0.707 इंटू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 टाइम्स है, या 70.7%, 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट का 70.7% जो होता है वो आई आर एम एस होता है। तो सिमिलरली आप ई आर एम एस भी निकाल सकते हो, तो आर एम एस वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स होगा। तो आर एम एस और मैक्सिमम में रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। तो एक बार तो इसको नोट करो, नोट करने के बाद में अब मैं मतलब समझूंगा कि वास्तव में ये आर एम एस क्या है, क्या इसका फिजिकल, अब अपन मतलब समझते हैं आर एम एस का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस है आर, इसमें मैंने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई, तो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन कभी ये और कभी ये, एक बार करंट इधर जाएगी एक बार करंट इधर जाएगी। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वायर गर्म होता है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। करंट जब वायर में जाती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये करंट वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। टी टाइम के लिए फ्लो कराएंगे तो इतनी हीट ये करंट प्रोड्यूस करेगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरफ गई तो वायर को गर्म किया, और जब इस तरफ आई तो वायर को ठंडा कर दिया, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा सोचो कि करंट अगर इस तरफ गई तो वायर गर्म हुआ, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब करंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज, जब करंट नेगेटिव है तो पहले जितना वायर गर्म हुआ था वो वापस ठंडा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब करंट इधर जाएगी तो 10 जूल की हीट अगर जनरेट हुई, तो जब करंट इधर जाएगी तो 10 जूल की और हो जाएगी, प्लस 10 जूल बढ़ जाएगी। यानी कि ये करंट -10 नहीं है, माइनस तो अपन बोल रहे हैं, असली मतलब क्या है -10 का, कि डायरेक्शन अलग है।
ये वाली करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाली करंट नेगेटिव डायरेक्शन में। वैल्यू नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जब करंट इस तरफ जाएगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, इस तरफ आएगी तो और हीट प्रोड्यूस होगी। ये दोनों हीट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, हीट स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या किया जाए, करंट कभी 0 एम्पियर थी, कभी 1 एम्पियर थी, कभी 2 एम्पियर थी, कभी 3 एम्पियर थी, कभी 4 एम्पियर थी, ऐसा था। तो मैंने क्या किया, 10 मिनट का टाइम लिया। 10 मिनट के टाइम के अंदर इस रेजिस्टेंस के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुई। तो 10 मिनट के अंदर वो लाखों करोड़ों बार अपनी वैल्यू चेंज कर चुकी है, लाखों बार उसने अपनी वैल्यू चेंज कर ली। लेकिन वायर तो गर्म हुआ होगा ना, इस वायर ने कितनी हीट प्रोड्यूस की उसको अपन ने किसी मीटर से मेजर कर लिया। हीट प्रोड्यूस इन दी वायर इज मेजर्ड, दैट इज 100 जूल। 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 3 2 1 0। फिर इस तरफ 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। फिर इस तरफ 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0। फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, इस तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस हो रही है। तो 10 मिनट के अंदर अलग अलग वैल्यू की करंट ने 100 जूल की हीट प्रोड्यूस की। मैंने क्या किया, सेम रेजिस्टेंस लिया, सेम रेजिस्टेंस, सेम टाइम लिया, लेकिन मैंने इसके अंदर करंट फ्लो कराई डायरेक्ट करंट। उसके अंदर ऐसी करंट थी, इसके अंदर थी डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट कौन सी, कांस्टेंट डीसी। तो डायरेक्ट करंट अगर किसी वायर में फ्लो होगी तो ये भी वायर को गर्म करेगी, हीट तो इसमें भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर इसमें, इस रेजिस्टेंस में सेम रेजिस्टेंस, 10 मिनट में सेम टाइम, अगर 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हुई है तो इसके अंदर भी हीट 100 जूल की ही प्रोड्यूस हो। तो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो, सेम रेजिस्टेंस हो, सेम टाइम हो, उस टाइम पे जो डीसी करंट होगी वो इस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू होगी, इफेक्टिव वैल्यू। इस एसी करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी, चेंज होने वाली करंट ने 100 जूल की हीट प्रोड्यूस की। तो क्या कांस्टेंट करंट 100 जूल की हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है क्या, कर सकती है। तो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो उसी रजिस्टर में सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस कर दे, उस कांस्टेंट वैल्यू को आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। उस कांस्टेंट वैल्यू को आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट। एवरेज वैल्यू इफेक्टिव नहीं थी, आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव है, जो कि सेम हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू इज दी दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produces the same amount of heat in same resistor when passed through it for same time। ठीक है ना, this is called RMS current। तो ये डेफिनेशन लिख दी मैंने, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू। ऐसी डायरेक्ट करंट की ऐसी वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को ही आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको पूछा जाए कि एक करंट है I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इसमें वैल्यू दे दी कि I बराबर 10 साइन ओमेगा टी, ये आपको दे दिया। और वोल्टेज दे दिया E बराबर 220 साइन ओमेगा टी। ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा, 2 पाई एफ होता है ना। तो E इक्वल्स टू 220 साइन 2 पाई एफ इंटू टी। और एफ की वैल्यू ले रहा हूं मैं 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज ले रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू ले रहा हूं, 50 हर्ट्ज। तो E बराबर 220 साइन 2 पाई एफ की वैल्यू अगर 50 है तो ये कितना हो गया, 100 पाई इंटू टी। अपने घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है, ये हाउस होल्ड एसी, अपने घर में ये वोल्टेज आता है। तो अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है, सॉरी ये 220 नहीं है, यहाँ पर है ई नोट। ये ई नोट की वैल्यू अभी निकालेंगे अपन, गलत लिख दिया मैंने, हाउस होल्ड के लिए ये ई नोट है। अब बताओ अपने घर में जो वोल्टेज आता है, अपने घर में जो करंट आ रही है वो कैसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट है। अपने घर में जो डायरेक्ट करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन मैंने तो भी कहा कि अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग है यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बार बार चेंज हो रहा है। तो जो चीज़ बार बार चेंज हो रही है उसको आपने 220 कैसे बोल दिया, ये तो वेरिएबल है ना। अपन तो जब भी बोलते हैं घर में करंट आ रही है 5 एम्पीयर की,
अपने घर में प्लग होते हैं ना, एक तो नॉर्मल प्लग होता है, एक पावर प्लग होता है। नॉर्मल प्लग में 5 एम्पियर की करंट होती है, पावर प्लग में 10 या 15 एम्पियर की करंट होती है। तो घर में तो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट तो बार बार चेंज होगी ऐसे। तो आपने उसको केवल 5 एम्पियर कैसे बोल दिया, घर में आने वाले वोल्टेज को केवल 220 कैसे बोल दिया? देन दिस 220 वोल्ट इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 नहीं है, वो 0 1 2 3 4 ऐसा है, लेकिन बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन ओवरऑल उस वोल्टेज का इफेक्ट इस तरीके से है जैसे कि 220 वोल्ट की कांस्टेंट डीसी आ रही हो। अपने घर में जो वोल्टेज है वो बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो तो रहा है, लेकिन उस पूरे वोल्टेज का इफेक्ट कुछ इस तरीके से है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि 220 वोल्ट कांस्टेंट अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। अपना जो प्लग है उसमें 5 एम्पियर की करंट आती है, तो वो 5 एम्पियर नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, लेकिन वो अलग अलग चेंज होने वाली करंट ओवरऑल कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू 5 एम्पियर है। समझ में आया? दैट इफेक्टिव वैल्यू इज कॉल्ड RMS वैल्यू। तो अपने घर में जो वोल्टेज आता है उसकी RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। अमेरिका के अंदर जो वोल्टेज है वो 110 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, और किसी कंट्री में कुछ और हो सकता है। इंडिया के अंदर RMS वोल्टेज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो अपने को पता है ERMS बराबर E0 बाई √2 होता है, तो E0 बराबर ERMS इंटू √2 होगा, तो E0 बराबर 220 इंटू √2 यानी कि 220 इंटू 1.414। तो दिस इज, घर में जो वोल्टेज आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 311। अपने घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट है। 220 वोल्ट समझना नहीं उसको, वो मैक्सिमम कितना कहां तक जा रहा है? 311 वोल्ट तक जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अपने को अब क्या, अपन हमेशा क्या चीज पढ़ते हैं? इफेक्टिव वैल्यू, दैट इज 220 वोल्ट। जैसे ये करंट है, आपको पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट? 0। साइन है ना, साइन की एवरेज वैल्यू 0। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल? तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? 2I0 बाई पाई, यानी कि 2 इंटू 10 अपॉन 3.14। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट? RMS वैल्यू होती है I0 बाई √2 यानी कि 10 बाई √2 एम्पियर। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द इफेक्टिव करंट। कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसे बार बार अलग अलग चेंज हो रही है। क्या कहें आप? इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे। इफेक्टिव वैल्यू हमेशा RMS वैल्यू होती है। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए कुछ काम की बातें। आपको कहा जाए कि घर के अंदर करंट आ रही है 100 वोल्ट की। क्या है ये 100 वोल्ट? क्योंकि वोल्टेज तो 4 तरह का होता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज होता है, एवरेज वोल्टेज होता है और मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो वो RMS है। ऐसे लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इज 200 वोल्ट, यानी कि ये क्या दिया है आपको? E0। तो इसके आगे मैक्सिमम लिखा ना, 200 के आगे मैक्सिमम लिखा तो मुझे पता चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, E0 है। आपको कह दिया जाए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज 110 वोल्ट, तो ये कौन सा है? E इंस्टेंटेनियस। आगे लिखा तो मुझे पता चला, नहीं लिखते तो नहीं पता चलता। लेकिन ऐसे बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। ये वोल्टेज था, सॉरी, वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। करंट के आगे कुछ लिखा है क्या? मैक्सिमम, एवरेज, इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो RMS है, कुछ नहीं लिखा तो RMS, बाकी जो लिखा है वो। वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 440। कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि RMS है, VRMS। आप इसको ERMS बोलो या VRMS बोलो, एक ही बात है। ठीक है, दिस इज द RMS करंट, RMS वोल्टेज।